जय हिंद। आज हम लोग वर्णमाला को पढ़ते हैं, कैसे वर्णमाला के क्वेश्चंस बनते हैं और कैसे कैसे इसकी डेफिनेशन क्या होते हैं, कुछ क्वेश्चंस इसके जो भी बनते हैं आज हम तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। जैसे कुछ भाषा के बारे में पहले हम लोग बात करते हैं। भाषा की इकाइयाँ क्या होती है। क्वेश्चन कभी कभार आपसे ऑब्जेक्टिव बनते हैं कि निम्न में से भाषा की इकाई कौन सी है या निम्न में से कौन सी भाषा की इकाई नहीं है। तो भाषा की इकाइयाँ जो होती है ध्वनि, वर्ण, शब्द और वाक्य, ये भाषा की इकाइयों के रूप में जाने जाते हैं। तो ध्वनि को, वर्ण को, शब्द को और आपको वाक्यों को भाषा की इकाइयों के रूप में जाते हैं। यहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभार आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी ध्वनि होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी वर्ण होती है। तो क्वेश्चन जहाँ से इन दोनों में थोड़ा ध्यान रखना आप लोग बनते हैं। मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर आपसे पूछे तो ध्वनि है, और भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे आपसे तो वर्ण है। इसके अलावा भाषा की सार्थक रूप से, सार्थक का मतलब है जिसका कोई अर्थ होता है, तो सार्थक रूप से सबसे छोटी इकाई आपकी शब्द कहलाती है, और भाषा की सबसे बड़ी इकाई आपकी वाक्य कहलाती है। तो यहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, इनको आप लोग नोट करें। इसके अलावा वर्णमाला क्या होती है। तो वर्णमाला की वही डेफिनेशन हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वर्णों की व्यवस्थित माला ही आपकी वर्णमाला कहलाती है। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है, आप लोग इसको याद रखेंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन आपसे बनते हैं, मैं उसमें मैं आपको विचार सकता हूँ। जैसे वर्णों की माला क, ख, ग, घ, ये आपके सामने एग्जाम्पल से लिखे हुए हैं। तो एक तरह से इसको हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि वर्णों की सुसंगठित या सुसज्जित माला ही आपकी वर्णमाला कहलाती है। क्योंकि इसी बात से लेकर के एक क्वेश्चन बना हुआ है क्या कि देवनागरी वर्णमाला किस विधि पर आधारित है। तो देवनागरी वर्णमाला आपकी वैज्ञानिक विधि पर आधारित है। चूंकि किसी भी चीज के, किसी भी वस्तु के बारे में सुसंगठित सुसज्जित ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। तो इसी प्रकार आपका जो आपका एक तरह से व्यवस्थित एक माला होती है, उसी को आपको वर्णमाला कहा जाता है। तो ये आपकी वैज्ञानिक विधि पर आधारित है। ये क्वेश्चन आपका एक एग्जाम्स में आपका शायद बीएड के एग्जाम्स में आपका बना हुआ है एंट्रेंस में। चलिए, वर्णमाला के तीन भेद होते हैं या तीन प्रकार होते हैं, स्वर, अयोग व व्यंजन। या हम कह सकते हैं कि वर्णमाला को तीन भागों में विभाजित किया गया है। तो स्वर, अयोग व और व्यंजन। स्वर के कितने प्रकार होते हैं, इन पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। आप लोग और थोड़ा देख लीजिएगा। जैसे स्वर के कुछ बुकों में आपको कहीं के 3 प्रकार मिलेंगे, कहीं कहीं आपको 4 प्रकार मिलेंगे। मैं तो सारी बातों पर चर्चा करूंगा। जैसे आपका ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और प्लुत स्वर। प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर के रूप में भी जाना जाता है। बुकों में कई जगह आपका संयुक्त स्वर को दीर्घ स्वर के अंतर्गति रख लिया जाता है। तो इन दोनों को कहीं कहीं एक मान लिया जाता है, कहीं कहीं आपके अलग अलग मान लिया जाता है। तो इन सारी बातों पर मैं थोड़ी देर में चर्चा करने वाला हूँ। अभी इसको समझिएगा। अयोग व अंग और अ, या दूसरे शब्दों में हम कहें तो अनुस्वार और विसर्ग को अयोग व कहा जाता है। डॉक्टर किशोरदास वाजपेयी के द्वारा इनको अयोग व नाम दिया गया है। ये न तो स्वर ही होते हैं, न ही आपके व्यंजन होते हैं, लेकिन वर्ण होते हैं। जब इनको हम देखें तो वर्णों में शामिल किए जाते हैं, लेकिन ना तो स्वर में इनको रखा जाता है, न ही आपको व्यंजन के अंतर्गत रखा जाता है। इसके अलावा व्यंजन के कुछ भेद होते हैं, कुछ प्रकार होते हैं। जैसे आपका स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और एक आपका द्विगुण व्यंजन। तो ये कुछ व्यंजनों के प्रकार है, कुछ आपके स्वर के प्रकार है, और इनको हम लोग अयोग कहते हैं। तो स्वर क्या होते हैं, स्वर पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्या होती है, तो ये स्वतंत्र होते हैं, अबाध गति से चलते हैं और बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि स्वरों की संख्या कितनी है। यहाँ क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन करता है ऑप्शन देकर के 11, 13, 10, 9। तो ऑप्शन आपको जैसे भी मिलेंगे उत्तर आपको 11 भी लगाना है। स्वरों की संख्या 11 होती है। अगर हम इनको काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। लेकिन मैंने आपको भी बताया था कि ना तो ये स्वर होते हैं, ना ही ये व्यंजन होते हैं। तो स्वर को जब हम लोग काउंट करते हैं तो ऐसे लेकर के अव तक करते हैं, तो स्वरों की संख्या कुल 11 होती है। तो इन दो को अयोग कहा जाता है। चलिए, अब स्वर के भेद कितने होते हैं मैंने आपको अभी बताए थे, तो उनके एक एक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे पहला है आपका ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है, जिसके उच्चारण में कम समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहा जाता है। जैसे
ए, ई, उ और ऋ। ठीक है, तो इनको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है आपकी, तो कितनी होती है जी, 4 होती है। इसके अलावा दीर्घ स्वर कितने होते हैं, क्या होते हैं दीर्घ स्वर, तो जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर के अपेक्षा 2 गुना समय लगता है उसको हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। और इनकी संख्या वैसे तो आपकी 3 है, लेकिन बड़ा कंफ्यूजन रहता है क्योंकि इनको दीर्घ संधि स्वर के भी नाम से जाना जाता है। यहाँ दीर्घ संधि होती है, जैसे ए प्लस के ए, इन दोनों को मिलाकर के आ बनता है, ई प्लस के ई, इनको मिलाकर के ई बनता है, और उ प्लस के उ, इनको मिलाकर के बड़ा उ बनता है। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है। तो आपको अभी बताऊंगा क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो फिलहाल के लिए आपको याद रखना दीर्घ संधि स्वरों की संख्या 3 होती है, दीर्घ स्वर की संख्या 3 होती है। इसके अलावा संयुक्त स्वर, ये बुकों में आपको अलग से कहीं टाइप नहीं मिलेगा कि ये आपका स्वर का भेद होता है, क्योंकि ये आपके दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अलग से मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि दीर्घ में और संयुक्त में अंतर होता है। अगर 2 समान चीजें मिलती है तो दीर्घ होती है उनको मिला करके, और अगर 2 अलग अलग चीजें मिलती है तो संयुक्त होती है। हालांकि दोनों मिलकर के 2 अलग अलग भी बड़ी चीज का निर्माण करते हैं, यानी कि दीर्घ हो जाते हैं, लेकिन फिर भी इसको संयुक्त बोला जाता है। जैसे आपका ए, आई, ओ और औ। ए में क्या होता है, ए प्लस के ई बराबर ए होता है, और ए प्लस के ए बराबर ए होता है। इसी प्रकार ए प्लस के ओ बराबर ओ होता है, और ए प्लस के ओ बराबर औ होता है। तो कुल मिलाकर के ये सारे भी बड़े ही हो रहे हैं, तो उनको दीर्घ स्वर ही बोला जाता है, लेकिन इनको संयुक्त स्वर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं आपका, आप लोग कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। जैसे दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है, तो अगर आपके पास ऑप्शन है 3, 4, 7 और 5, तो आपको उत्तर लगाना है 3 है। तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, 3 है। अगर ऑप्शन में 3 मौजूद है तो 3 ही लगाना है। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है या दीर्घ संधि स्वरों की संख्या कितनी है, तो उत्तर है आपका 3। और आपसे पूछ लिया जाए कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, और ऑप्शन में 3 मौजूद नहीं है, 7 है, 4 है, 2 है और 11 है, तब आपको उत्तर लगाना है 7 को। अब ऑप्शन में चाहे नन ऑफ दीज अबव या इनमें से कोई भी हो, तब भी आपको 7 के आंसर लगाना है। तो इन दोनों क्वेश्चंस का आप लोग ध्यान रखना, यहाँ से बड़ा कंफ्यूजन आपके सामने रहता है। और आपसे पूछ रहे कि दीर्घ संधि स्वर कितने होते हैं, तो उनकी संख्या 3 है, क्योंकि दीर्घ संधि का आपका यहीं पर प्रयोग होता है। इसके बाद आता है आपका प्लुत स्वर या त्रिमात्रिक स्वर क्या होता है, तो जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर के अपेक्षा 3 गुना समय लगता है, उनको हम लोग प्लुत स्वर या त्रिमात्रिक स्वर के नाम से जानते हैं। आप लोग अगर सीधे सीधे तौर पर समझे तो इसमें भाषा कंटिन्यू रहती है, यानी कि भाषा अभी भी वर्तमान में चल रही है, ऐसा कुछ इसमें हमें लगता है। जैसे आवाज जैसे निकलते हैं ना, ट्र, मेंढक बोलते हैं ना ट्र, तो बाद में आवाज अभी भाषा कंटिन्यू है, आवाज अभी आ ही रही है। जैसे फुर ऐसे चल रहा है, जैसे सुनिए किसी को हम लोग आवाज लगाते हैं, तो जैसे ओम, ओम बोलते हैं ना, तो इसमें भाषा कंटिन्यू रहती है, भाषा अभी समाप्त नहीं होती, तो इन्हीं को हम बोलते हैं प्लुत स्वर के नाम से जाना जाता है। और आप लोग ध्यान रखना कि आपका स्वरों के 3 प्रकार भी मिलेंगे बुकों में, आपको 4 मिलेंगे। वैसे आमतौर पर आपके ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और एक आपका प्लुत स्वर, इन 3 को ही माना जाता है। चूंकि मैंने संयुक्त आपको होता क्या है, किस प्रकार आपसे क्वेश्चन बनते हैं, वो मैंने आपको समझाया, तो आप लोग इनको ध्यान रखना, इनको आप लोग उतार नोट कर। अम और ए, इनको पंडित किशोरदास वाजपेयी के द्वारा अयोगवाह नाम दिया गया है। इसको अनुस्वार बोला जाता है, इसको विसर्ग बोला जाता है। ये ना तो स्वर होते हैं, ना ही ये व्यंजन होते हैं, लेकिन ये वर्ण होते हैं, वर्ण में ये काउंट किए जाते हैं। इनका स्वर के साथ या व्यंजन के साथ आधा ही मेल होता है। जैसे स और अं का, लेकिन ये गलत हो जाएगा, स का और इसके ऊपर अनुस्वार की बिंदी आ जाएगी, तो ये संका हो जाएगा। इसी प्रकार अतः प्लस के अत प्लस के आपका अतः होना चाहिए, लेकिन ये गलत हो जाएगा, सही होगा आपका अतः। तो स्वर या व्यंजन के साथ इसका आधा ही मेल होता है। जैसे इक के ऊपर अनुस्वार लगा देने से इंक बन जाता है, जो आपका सही है। तो इनको आपको अयोगवाह के नाम से जाना जाता है। इसके बाद एक बनता है स्वरण क्रम। स्वरण क्रम से क्वेश्चन कभी कभार बन जाते हैं। समझिए क्या होता है,
जब दो या दो से अधिक स्वर एक साथ आते हैं तो उन्हें स्वरानुक्रम के नाम से जाना जाता है। इसका आपसे ऑब्जेक्टिव बनता है, वो कैसे बनता है, जैसे चार ऑप्शन होंगे आपके पास, आकलन, संसद, आइए और प्रताप, इनमें से स्वरानुक्रम शब्द को छांटिएगा। तो आंसर आपको लगाना है आइए पर, क्योंकि स्वर के बाद एक स्वर फिर आया और फिर एक स्वर आया, यानी कि दो या दो से अधिक स्वर की जब पुनरावृत्ति हो जाए, एक साथ आ जाए, आपका स्वरानुक्रम कहलाता है। इसके बाद बनता है कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं। देखो मैंने मात्रा के आधार पर आपको स्वर यहाँ 2 लिखे हुए हैं, लेकिन मात्रा के आधार पर आपके स्वर 3 भी होते हैं। मैं आपको सारी चीजें समझा रहा हूँ। देखो अभी हमने बात किया था ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और एक आपका पुल्लिंग स्वर। चूंकि अगर आपसे ऑब्जेक्टिव बनने लगे कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो सही आंसर होगा आपका 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ कि मात्रा कैसे कैसे लगाई जाती है और कैसे इसके क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोगों को समझना है। तो मात्रा के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है यहाँ पे, लेकिन मात्रा के आधार पर स्वर वैसे 3 प्रकार के होते हैं, जैसे एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। तो ये 3 माने जाते हैं। चलिए पहला होता है जैसे मात्रिक स्वर। मात्रिक स्वर क्या होता है, जैसे जिनकी मात्रा लगती है उन्हें मात्रिक स्वर के नाम से जाना जाता है। यहाँ से इनकी संख्या कभी कभार पूछ ली जाती है, तो 10 होती है। कौन कौन से, जैसे आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। इनकी मात्रा के सिंबल भी नीचे दिए हुए हैं, 10 के 10। तो क्वेश्चन आपसे ऑप्शन में बन सकता है कि मात्रिक स्वर की संख्या कितनी है, तो 10 होती है। ठीक है। इसके बाद एक होता है आपका, अच्छा थोड़ा और डिटेल में जाए तो मात्रिक स्वर को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक मात्रिक स्वर और एक आपका द्विमात्रिक स्वर। तो एक मात्रिक स्वर की संख्या कितनी होती है, द्विमात्रिक स्वर की संख्या कितनी होती है, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। ए, ई, उ और री, इनको एक मात्रिक स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या 4 होती है। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, इनकी संख्या 7 होती है। इनको द्विमात्रिक स्वर कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। इसके बाद दूसरा बनता है अमात्रिक स्वर। तो जिनकी मात्रा नहीं लगती उन्हें अमात्रिक स्वर कहा जाता है, और ये सिर्फ ए होता है, यानी कि इनकी संख्या कितनी है, 1। आपसे क्वेश्चन या कंफ्यूजन आपको बन सकता है कि एक बार तो अमात्रिक स्वर में ले लिया गया, एक बार ए को अमात्रिक स्वर में ले लिया गया। ए की कोई मात्रा नहीं लगती है, लेकिन ए अपने आप में एक मात्रा होती है। ठीक है। तो आपके जो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव, आप लोग इनको नोट कर लेना। हम लोग स्वर के बारे में तमाम बातों पर चर्चा करेंगे, जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप ऑब्जेक्टिव बुक को उठा लेना और देखना, जब मैं आपको पूरा करा दूंगा तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्वेश्चन नहीं बचेगा। अब स्वर के विभिन्न भेद देखते हैं दोस्तों। स्वर अब मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा, क्योंकि इसके बाद स्वर के कोई ऑब्जेक्टिव आपसे नहीं बचेंगे। छोटी छोटी तमाम चीजें सारी हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर, कि ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर कितने होते हैं या कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, वर्तुल यानी कि वृत्ताकार या अवर्तुल यानी कि अवर्तकार। यानी कि होठ की आकृति एक तो वर्तुल यानी कि वृत्त के आकार में बनती है, गोल बनती है, एक आपकी अवर्तकार बनती है। तो वर्तुल में उ और ओ को शामिल किया जाता है, अवर्तुल में ए, आ, ई, री, ए, आई। दोस्तों इन चीजों को आप लोगों को रटना है, बस आप लोग ऐसे आप लोग रटते हुए चलना, क्योंकि हिंदी के बड़े बड़े विद्वानों ने एक तरह से इनका विभेद किया है। बस आप लोगों को चीजें यहाँ से रटनी ही है। इसके बाद बनता है कि जीवा के आधार पर स्वर। तो जीवा के आधार पर आपके 3 भाग में होते हैं स्वर, अग्र स्वर, पश्च स्वर, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। यानी कि जीवा का जब अग्र भाग यानी कि अगला भाग सकीजिया होगा तो अग्र स्वर कहलाते हैं, जब मध्य भाग सकीजिया होगा तो मध्य स्वर कहलाते हैं, जब पश्च भाग यानी कि पिछला भाग जब जीवा का सकीजिया होगा तो पश्च स्वर आपके कहलाते हैं। क्या क्या इसमें शामिल किए जाते हैं, जैसे ई, री, ए, आई, ये अग्र स्वर के अंतर्गत आते हैं। मध्य स्वर में सिर्फ ए को शामिल किया जाता है, और पश्च स्वर में आ, उ, ओ और औ को शामिल किया जाता है। तो ये जीवा के आधार पर आपके स्वर माने जाते हैं। मुख आकृति के आधार पर, कि मुख की आकृति कैसी होगी, तो मुख कई बार के आपका खुला हुआ रहता है, कई बार के आपका बंद रहता है। तो इसके आधार पर 4 भागों में आपका, जैसे आपका संवर्त स्वर, अर्ध संवर्त स्वर, विवर्त स्वर और आपका अर्ध विवर्त स्वर। संवर्त स्वर यानी कि आप संवर्त का मीन होता है बंद, जब आपका मुंह बंद होगा तो इसमें कौन कौन से आते हैं, ई, री, उ और बड़ा उ, इसको शामिल किया जाता है। अर्ध संवर्त यानी कि जब आधा मुंह बंद होगा आपका तो उसमें ए और ओ को शामिल किया जाता है। इसके बाद विवर्त का मतलब होता है जब खुला हुआ मुंह होगा आपका।
तो खुले हुए मुंह में आपके या विवर्त में आपके आ को शामिल किया जाता है, और अर्ध विवर्त स्वर में आपका ए, ऐ और औ को शामिल किया जाता है, यानी कि जब आपका मुंह आधा खुला होगा। तो ये आपके मुखाकृति के आधार पर थे, ये आपके जीवा के आधार पर थे, ये आपके कोष्ठाकृति के आधार पर थे। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि मैंने आपको तमाम क्वेश्चन आपके लिए तमाम क्वेश्चंस को इसमें शामिल किया है। आपसे एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में नहीं बचेगा, छोटे से छोटे क्वेश्चंस को मैंने इसमें शामिल किया। जैसे अनुस्वार, अभी हमने डिस्कस भी किया था, अयोग वा में अनुस्वार और एक आपका विसर्ग होता है। यहाँ भी एक बार फिर देख लेते हैं इसको। यदि ध्वनि की मात्रा नाक से अधिक व मुख से कम निकले तो अनुस्वार कहलाता है। एग्जाम्पल जैसे इसका हंस, पंख, अंक और दिनांक। दोस्तों आप लोग बोल करके देखना, ऐसा ही होगा कि ध्वनि की मात्रा नाक से अधिक निकलेगी और मुख से कम निकलेगी। इसके अलावा अनुनासिक व्यंजन अनुनासिक स्वर, यदि ध्वनि मुख से अधिक व नाक से कम निकले, जैसे आपका गांव, पाव, हाथ और बहुत सारे आपके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, तो उनको हम अनुनासिक व्यंजन अनुनासिक स्वर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा होता है आपका, या इनको एक तरह से एक अनुस्वार और अनुनासिक, इनकी एक